हेलो फ्रेंड्स, मैं उदय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय उदय सर पर। गाइस, काफी अवेटेड बैच है। काफी स्टूडेंट्स जो टीजीटी, पीजीटी, एनडीए, सीडीएस, एलटी ग्रेड, डी ट्रिपल एसबी, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, राइट, चाहे एनडीए हो, सीडीएस हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी ग्रेड हो, किसी भी स्तर का एग्जाम हो, तो ये मेरा एक विजनरी बैच है। फ्रॉम बेसिक टू सिलेक्शन, बुनियाद से पूरा चयन तक आपको हम लेके जाएंगे इस बैच में। इस बैच को देखने के बाद, इस बैच की क्वालिटी ये है कि इसको देखने के बाद दो चीजें आपके अंदर बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है और किसी भी चैप्टर को पढ़ना या पढ़ाना कैसे है, क्योंकि बहुत से लोग इसमें ऐसे भी जुड़े हुए जो पढ़ा रहे हैं कहीं ना कहीं। तो देखिए, जब भी आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो एक अच्छे टीचर के गुण ये होते हैं कि टॉपिक को ईजी करके पढ़ाए। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी टॉपिक को आप इजी वे में कैसे डिलीवर कर रहे हो, क्योंकि कोई भी आज टफ तरीके से नहीं पढ़ना चाह रहा है। तो अच्छी टीचिंग वही होती है जो टफ से टफ तरीके को, टफ से टफ मेथड को इजी वे में डिलीवर करेगा। इसी को बेस्ट टीचिंग कहते हैं। तो मेरा जो इंटेंशन है इस बैच में यही है कि मैं टफ से टफ टॉपिक को इजी वे में डिलीवर करूं आपको, और पूरा बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक पढ़ाऊं। तो पहले स्टार्टिंग के गाइस 2 से 3 वीडियो तो पूरे कॉन्सेप्ट पर रहेंगे कि चैप्टर या टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ ग्रामर के बेसिक्स बताना चाहता हूं कि इन बेसिक्स को क्लियर करने के बाद हर चैप्टर में वो बेसिक आपको मिलेंगे, तो बार बार मुझे ना बताना पड़े या बार बार आपको पूछना ना पड़े कि सर ये चीज यहां पर क्या है। तो शुरुआत के 2 से 3 वीडियोज में सारी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा। इसके अलावा एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि बेटा, आप कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, अपने प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए। पूरी ऑफलाइन की फीलिंग आपको आ जाएगी। कहीं भी किसी संस्थान या कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप अगर पढ़ने जाते हो तो जैसी फीलिंग आपको आती है उससे कहीं ज्यादा बेहतर इस क्लास में आपको फीलिंग आने वाली है, क्योंकि कोई भी पॉइंट मैं अपनी तरफ से छोड़ने वाला नहीं हूं। सब कुछ यहां क्लियर करने वाला हूं। जिस उद्देश्य और जिस आशा से आपने बैच ज्वाइन किया है उस पर पूरी तरह मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा, और आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। जितनी आशा और ऊर्जा के साथ आपने बैच ज्वाइन किया गाइस, पूरी तरह से मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। तो चलिए, आपका टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, लगभग 3 पार्ट। ये पार्ट 1 है फंडामेंटल इंग्लिश का। इसके अलावा पार्ट 2, पार्ट 3 भी आ सकता है। उसके बाद मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि मुझे बैच बहुत जल्दी इंग्लिश नहीं पढ़ानी है, मुझे पूरा डिटेल्ड वे में, इजी वे में सारी चीजें पढ़ानी है। ये नहीं मुझे कोर्स खत्म करना है, मैंने जल्दी से कर दिया। पूरा डिटेल्ड वे में और इजी वे में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो फ्रॉम बेसिक टू सिलेक्शन मैंने ये लाइन दी है। इसका मतलब है कि आप ये ना समझें कि केवल आपको टॉप लेवल की या हार्ड चीजें या केवल टफ टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। नहीं, पूरा बेसिक से शुरुआत की जाएगी और टॉप लेवल तक पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आइए एक बार नजर डाल लेते हैं। और फिर मैं कह रहा हूं, कॉपी और पेन लेके बैठिएगा। हालांकि आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा क्लास के बाद, बट अपने नोट्स बनाने का एक मजा ही दूसरा होता है। और क्लास को देखने के बाद अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, डायरेक्ट आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आशा करूंगा, उम्मीद करूंगा कि कोई आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं देख लेता हूं कि मुझे पढ़ाना आपको क्या क्या है और आपको पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको देखना है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ग्रामर नहीं बोलते, ग्रामर बोलते हैं, ग्रामर। और बहुत से बच्चों को तो ग्रामर की स्पेलिंग ही नहीं आती है। बहुत से बच्चे मैं देखता हूं कमेंट जब करते हैं तो कहते हैं सर ग्रामर का कोर्स कराना है, ग्रामर का बैच लेना है, तो GRAMMER लिख देते हैं। GRAMMAR होता है, राइट। तो इसमें हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले कवर करनी है। और मैं आपको बता दूं, चाहे सेंट्रल लेवल हो चाहे स्टेट लेवल हो, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, 70% गाइज, 70% इंग्लिश केवल और केवल पार्ट्स ऑफ स्पीच से आती है, अगर आप समझ जाएं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको क्या क्या पढ़ना है, यानी आपके सिलेक्शन में एक बहुत बड़ा रोल ये पार्ट्स ऑफ स्पीच प्ले करने वाला है। तो इसमें आपको नाउन पढ़ना है, प्रोनाउन पढ़ना है, वर्ब पढ़ना है, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और डिटरमिनर्स भी गाइज आपको पढ़ने हैं। बहुत से बच्चों को लगता है, बहुत से लोगों को लगता है, बहुत से टीचर्स को लगता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, बट मॉडर्न इंग्लिश में मैं आपको बता दूं, मॉडर्न इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 होते हैं। इसमें एक डिटरमिनर भी जुड़ गया गाइस। डिटरमिनर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और डिटरमिनर्स भी आपको पढ़ना है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का गाइस मतलब क्या होता है? देखिए, पार्ट्स आपको पता है, और स्पीच एक सेंटेंस होता है। स्पीच एक वाक्य होता है, एक सेंटेंस होता है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं यहां पे एक सेंटेंस, छोटा सा एक सेंटेंस लिखता हूं, राइट, ही इज माई ब्रदर, ही इज माई ब्रदर, छोटा सा एक सेंटेंस मैं लिख रहा हूं। तो देखिए, ये एक स्पीच है, और इसमें जो वर्ड्स आए ना छोटे छोटे, ये इसका पार्ट है। तो इन्हीं दोनों को मिला के बनता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अब इसमें देखिए, ही क्या है? एक प्रोनाउन आया है। इस क्या है? एक वर्ब आया है। माई यहां पर क्या है?
माई एक डेटरमिनर है गाइस, डेटरमिनर का काम कर रहा है। एडजेक्टिव मोस्टली डेटरमिनर्स ही कहलाते हैं। तो आर्टिकल्स हो गया, एडजेक्टिव हो गया, बहुत सारी चीजें जो आगे डिटेल्ड वे में मैं पढ़ाऊंगा। तो जो माई है यहां पर डेटरमिनर का काम कर रहा है। ब्रदर क्या हो गया, नाउन हो गया। तो आपने देखा इस छोटे से सेंटेंस में 3 से 4 मेंबर्स मिलकर एक सेंटेंस को बना रहे हैं। तो जब भी आप कोई सेंटेंस बोलते हो तो उसके जो पार्ट्स होते हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। कोई भी दुनिया का सेंटेंस इससे बाहर नहीं है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, डेटरमिनर। आप दुनिया का कोई सेंटेंस हमको बोल के दिखाइए जिसमें ये मेंबर्स ना आए हो। तो अब क्लियर हो गया होगा कि एक स्पीच को बनने के लिए उसके पार्ट्स का होना बहुत जरूरी है। और पार्ट्स कहां से आते हैं, ये देखिए, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और डेटरमिनर। क्लियर। तो ये छोटी छोटी बातें आपको समझनी, बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं लेके चलूंगा गाइस, बिल्कुल बेसिक लेवल से, ठीक है। इसके अलावा वॉइस आपको पढ़ना है। वॉइस को ही एक्टिव पैसिव वॉइस कहते हैं। वॉइस को केवल आप ये ना समझें कि एक एक्टिव होगा और 4 उसके ऑप्शंस होंगे। एक्टिव पैसिव वॉइस गाइस फिलर्स में भी आता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आप देख सकते हैं, एरर्स में देख सकते हैं। इससे एरर्स आ सकते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आ सकता है। मतलब वॉइस मैं आपको इस तरह पढ़ाने वाला हूं कि उसके बाद चाहे फिल इन द ब्लैंक्स आए, चाहे एरर्स आए, किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। नरेशंस आपको पढ़ना है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच आपको इसमें पढ़ना है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को ही नरेशन कहते हैं गाइस। इसमें भी फिलर्स आ सकते हैं, एरर्स आ सकते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आ सकता है। तो मतलब एक चैप्टर से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, कई टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ये चीज आपको समझनी है, राइट। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, बहुत से लोगों को लगता है कि एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शंस होंगे। ऐसा नहीं है, इस पर एरर्स भी आ सकती है। तो हर चैप्टर के बाद मैं बता दूं, चाहे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के हो, राइट, चाहे ये जो मैं बता रहा हूं, अब हर चैप्टर के बाद लगभग 40 to 50 एमसीक्यूज में कराने वाला हूं, ताकि एक ऐसी पिक्चर आपके माइंड में बन जाएगी कि फिर आपको ग्रामर से डर नहीं लगेगा। और बिल्कुल इजी वे में मैं पढ़ाऊंगा। मैं इसीलिए जाना चाहता हूं ग्रामर में कि ग्रामर चाहे कितना भी टफ टॉपिक क्यों ना हो, लेकिन एक इजी वे में जो एक्सप्रेस करने का मेरा तरीका है, जो मेरा मेथड है, वो बच्चों को बहुत पसंद आता है। और बहुत से बच्चे सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल में आज अपनी अपनी जगह पर जॉब कर रहे हैं और बहुत से टीचर्स ऑलरेडी पढ़ा भी रहे हैं, राइट। मैंने बहुत से लोगों को, ऐसे लोगों को पढ़ाया है जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं इंडिया में पढ़ा भी रहे हैं। इसके अलावा टाइम एंड टेंस देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 6th 7th 8th में तो हम लोग बचपन में यही जानते थे कि केवल टेंस अगर हमको आ गया, रहा है, रही है, अगर आप हमको पता चल गया, या ताते ती कहीं लग गया, कहां लगता है ये पता चल गया, तो हमको इंग्लिश आ गई। ऐसा भूल बिल्कुल मत करिएगा और ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि आपको पढ़ाया जाएगा तातीते कहां लगता है। इंग्लिश एक अलग फॉर्मेट पे चलती है। इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करके मत पढ़िएगा। इंग्लिश इंग्लिश होती है, हिंदी हिंदी होती है। और ये जिम्मेदारी मेरी है कि ये सारे डर आपके अंदर नहीं आएंगे और इजी वे में आपको इंग्लिश आ जाएगी, बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको इंग्लिश आ जाएगी। तो यहां पर जो आप इंग्लिश पढ़ने वाले हो, पूरे कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ने वाले हो, क्योंकि जो रटा हुआ होता है ना बेटा, वो एक ना एक दिन आप भूल जाओगे, लेकिन जो समझा हुआ होता है जिंदगी भर याद रहेगा। इसके अलावा आर्टिकल्स पढ़ेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ए, एन और द। बहुत से लोगों को लगता है कि वॉवेल साउंड के पहले, कॉन्सोनेंट्स के पहले यही सब पढ़ लें, आर्टिकल्स क्लियर हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बड़े नए नए फैक्ट्स आपको आर्टिकल में पता चलेंगे। कंडीशनल सेंटेंस पढ़ेंगे। इस चैप्टर से 100% 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको पता चलेगा, मतलब हिला देने वाले कॉन्सेप्ट्स आपको पता चलेंगे। आपको लग रहा होगा यहां पर प्लूरल वर्ब आएगा लेकिन सिंगुलर आएगा, आपको लग रहा होगा यहां सिंगुलर वर्ब आएगा लेकिन प्लूरल आएगा। इसी को कॉन्सेप्ट्स कहते हैं, राइट। और आज इस बेसिक क्लास में ही बहुत कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। इसके अलावा मॉडल्स पढ़ेंगे, कैन कुड का यूज पढ़ेंगे, मे माइट का यूज पढ़ेंगे, विल वुड का यूज पढ़ेंगे, माइट का यूज पढ़ेंगे, यूज टू का यूज पढ़ेंगे, मस्ट का यूज पढ़ेंगे। मॉडल्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है, राइट। इसके अलावा ईडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब पढ़ेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हर एग्जाम में आते हैं। वोकैबुलरी पढ़ेंगे। अब एक चीज और मैं बता दूं, वोकैबुलरी जो 10:30 बजे मेरा फ्री सेशन चलता है उसमें मैं लगभग कराता रहूंगा, राइट, क्योंकि वोकैबुलरी का कोई छोर नहीं है। वोकैबुलरी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है कि अगर आपको इंग्लिश में इंटरेस्ट है तो वोकैबुलरी बच्चे पढ़ते रहते हैं। तो मैं इस तरह से वोकैबुलरी पढ़ाने वाला हूं कि आपको दिक्कत नहीं होगी। इसमें आप सिनोनियम कवर करेंगे, एंटोनियम। सिनोनियम एंटोनियम कुछ और नहीं होता, वोकैबुलरी का ही पार्ट होता है। वोकैबुलरी में कई लेवल से आपको पढ़ाऊंगा, राइट गाइस। रूट लेवल से आपको वोकैबुलरी पढ़ाई जाएगी, राइट। प्रीफिक्स लगाकर वोकैबुलरी पढ़ाऊंगा, सफिक्स लगाकर वोकैबुलरी पढ़ाऊंगा, ट्रिकी वोकैबुलरी भी आपको पढ़ाई जाएगी, ट्रिक से पढ़ाई जाएगी। मतलब कई सारे लेवल से आपको वोकैबुलरी पढ़ाई जाएगी। टफ से टफ वर्ड्स सेकंड्स में आपको याद हो जाएगा।
इसके अलावा होमोफोन्स हम लोग देखेंगे। होमोफोन्स भी वोकैबुलरी का ही एक पार्ट है। होमो मतलब एक जैसा, साउंड, होमो मतलब एक जैसा, और फोन मतलब साउंड। साउंड एक ही जैसे होते हैं लेकिन मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट होती है। वन वर्ड, वन वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड, ये इसमें हम पढ़ेंगे। इसके अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम पढ़ेंगे। वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड का मतलब है दोनों वर्ड्स एक जैसे आपको लगेंगे, कंफ्यूज करेंगे, लेकिन मैं आप लोग को बता दूं उनकी मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट होती है, राइट। उनके साउंड डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, होमोफोन जैसे, ये सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वैसे तो वोकैबुलरी में ही आता है, बट हर एक सिचुएशन के लिए एक वर्ड बना हुआ है। जैसे किसी को बंद जगह में अगर हम बंद कर दें, उसको बहुत डर लगने लगेगा तो क्लस्ट्रोफोबिया, तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। किसी को ऊंचाई से डर लगता है तो एक्रोफोबिया, तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी देखेंगे। इसके अलावा बहुत सारी मिसलेनियस चीजें जो मैंने यहां नहीं लिखी, जैसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, जेरंड पढ़ेंगे, क्या होता है, पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, ये सब हम लोग वर्ब्स में कवर कर लेंगे। पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, जेरंड क्या होते हैं, ये सारी चीजें भी हम लोग देखेंगे। तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको। बहुत सारी चीजें जो आपको यहां पर नहीं दिख रही होंगी आपको कवर कराई जाएंगी, मिसलेनियस चीजें प्रैक्टिस में कवर कराई जाएंगी। बीच बीच में मैं कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाता रहूंगा, तो ये सारी चीजें आप लोगों को मिलेंगी, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज क्योंकि फर्स्ट क्लास है, मैंने आपको बताया ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं। तो इंग्लिश स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ग्रामर के कुछ बेसिक रूल्स पढ़ेंगे। तो ग्रामर बेसिक पार्ट 1 में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का रिलेशन पढ़ेंगे कि आखिर इंग्लिश में कोई चैप्टर पढ़ाया जाता है तो क्यों पढ़ाया जाता है, उसकी नीड क्यों पड़ी, उसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे। तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच का आपस में हम रिलेशन पढ़ेंगे। जैसे नाउन, नाउन का क्या रिलेशन होता है, नाउन का आर्टिकल से क्या रिलेशन है, नाउन का प्रोनाउन से क्या रिलेशन है, नाउन का वर्ब से क्या रिलेशन है, नाउन का एडजेक्टिव से क्या रिलेशन है, नाउन का प्रेपोजिशन से क्या रिलेशन है, नाउन का एडवर्ब से क्या रिलेशन है, नाउन का कंजंक्शन से क्या रिलेशन है। सर्किल में मैंने नाउन को ही क्यों रखा है ये आपको आगे धीरे धीरे पता चल जाएगा, राइट। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, राइट। या आप यूं कह सकते हैं इन सबका आपस में क्यों रिलेशन है, क्या रिलेशन है। हर चैप्टर को अलग अलग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार एक रिलेशन बता देता हूं, क्योंकि देखिए ऐसा तो है नहीं कि अगर मैंने लिखा द पुलिस आर कमिंग टूवर्ड्स अस, तो आप कहोगे सर नाउन पढ़ा रहे हो, अभी आप केवल पुलिस के बारे में बताओ, टूवर्ड्स के बारे में ना बताओ, अस के बारे में ना बताओ, आर्टिकल द के बारे में ना बताओ। अभी तो हम नाउन पढ़ रहे हैं, केवल पुलिस के बारे में पढ़ लेते हैं, पुलिस एक नाउन होता है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। सेंटेंस तो आपको होलनेस में देखना होगा ना, संपूर्णता में देखना होगा। कोई भी सेंटेंस आप केवल यूनिटी में नहीं देख सकते हो। यूनिटी का मेरा यहाँ कहने का मतलब है कि यूनिट में नहीं देख सकते हो कि केवल उसी को हम देख लें और हम कोई चैप्टर ना देखें, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। आप सब्जेक्ट देखोगे तो वर्ब भी देखोगे तो आर्टिकल भी देखोगे, मतलब सबको मिला के आप सेंटेंस को महसूस करोगे कि इसमें एरर कहाँ है, इसमें एरर है कि नहीं है, या कोई वर्ड आया है तो किसके लिए आया है। तो ये कहने का मेरा मतलब है, यूनिटी का मेरा मतलब ये है। यूनिटी का मेरा मतलब यहां पर ये कहने का, किसी भी चैप्टर को आप इंडिविजुअल तरीके से नहीं पढ़ सकते जब तक उस चैप्टर पर दूसरे चैप्टर का क्या प्रभाव है ये आपको ना पता हो, राइट। तो ये चीजें हम लोग देखने वाले हैं गाइस इसमें, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश आपको हम पढ़ाएंगे कैसे, देखिए ग्रामर। ग्रामर सबसे पहले आपको हम ग्रामर में क्या पढ़ाएंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। हर बार की तरह हर बैच में मैं बताता हूं कि सबसे पहले किसी भी चैप्टर का मैं आपको पढ़ाऊंगा कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़ लिया, ज्ञान तो आपने बटोर लिया कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, ये सब तो आपने बटोर लिया। लेकिन उसे अप्लाई कैसे करना है, एग्जाम में वो कैसे आता है, ये हमें देखना है। भाई नाउन तो आपने पढ़ लिया, लेकिन आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर नाउन से क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएंगे, ये भी तो क्वेश्चन होगा कि भाई केवल नाउन के काइंड्स आपने रट लिए, नाउन की डेफिनेशन रट ली, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रट लिए, केस रट लिए, एरर पढ़ ली। तो बेटा चैप्टर को पढ़ाने के बाद उसके इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं, जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का मतलब है चैप्टर को अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई, की एग्जाम में कैसे आता है, ये आपको एप्लीकेशन में पढ़ाया जाएगा। हर चैप्टर के बाद उसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी, उसे हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन। वोकैबुलरी, साइड बाय साइड आपको वोकैबुलरी के भी वर्ड्स पढ़ाए जाएंगे। ये वोकैबुलरी का बेटा लगभग फ्री सेशन रहेगा मेरा। ये यूट्यूब पर मैं वोकैबुलरी प्रैक्टिस सेट में कराता रहूंगा, और मुझे अगर ऐसा लगता है तो वोकैबुलरी के मैं वीडियो भी अपलोड करता रहूंगा। लेकिन वोकैबुलरी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसका कोई छोर नहीं है। फिर भी 1000 से 1500 केवल ऐसे वर्ड्स हैं, अगर आपके वो तैयार हो तो एग्जाम में उससे बाहर नहीं आता है। ये मैंने रिसर्च की है वोकैबुलरी के बारे में। केवल 1500 वर्ड्स आप तैयार कर लीजिए,
उसी से बेटा घूम घूम के सभी एग्जाम में वर्ड्स आते रहते हैं। तो वोकैबलरी की एक मैं सीरीज यूट्यूब पर चलाऊंगा, वहां से आपके सारे वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है, एक बड़ा चैप्टर है, एक बड़ा लीड है मेरे सामने ग्रामर पढ़ाने की। तो पूरा फोकस्ड मैं रहूंगा ग्रामर पर और उसके एप्लीकेशन पर, और बीच बीच में वोकैबलरी के वीडियोस भी आते रहेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि वोकैबलरी गाइस मैं आपको रूट लेवल से पढ़ाऊंगा, राइट, रूट लेवल से पढ़ाई जाएगी, ट्रिक से पढ़ाई जाएगी। अभी मैं 3-4 वर्ड आपको ट्रिक से बताऊंगा, आपको देखिए कितनी आसानी से लर्न हो जाएंगे। प्रीफिक्स लगा के बनाते हैं, सफिक्स लगा के बनाते हैं, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा, राइट, याद रखिएगा। जैसे लार्ज का देखिए एनलार्जमेंट हो गया, तो इसमें एन लग गया, प्रीफिक्स लग गया, तो इस तरह से भी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। हाउ टू अप्लाई, जैसे मान लीजिए आपने नाउन पढ़ा है, मान लीजिए मैंने आपको नाउन चैप्टर पढ़ाया, तो देखिए एक वर्ड होता है आयरन्स, और उसी का हो गया आयरन्स। तो आयरन और आयरन्स में क्या डिफरेंस है, वैसे मैंने पढ़ाया है, लेकिन फिर भी अगर एग्जामिनर ने पूछ दिया, बिल्कुल बेसिक सी बात है, तो ये बेटा नाउन का टॉपिक है, नाउन के टॉपिक में सारी चीजें क्लियर की जाएंगी। या मैंने कहा रिच और रिचेस में क्या डिफरेंस है, ये आपको नाउन में पता चलेगा कि रिच तो आपने बचपन से सुना होगा, लेकिन रिचेस ये क्या होता है, गलत कर बैठेंगे। बहुत से लोगों को लगता है कि सर इसका कोई मतलब ही नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। रिच का मतलब क्या होता है, अमीर, ये एक एडजेक्टिव है, लेकिन रिचेस क्या होता है, एसेट्स, धन संपदा, अमीरी। आयरन क्या होता है, आयरन एक मेटल है, मटेरियल नाउन है, लेकिन आयरन का मतलब क्या हो गया, जंजीरें, बेड़ियां, शेकल्स बोल सकते हो, चेन्स बोल सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी, ये सारी चीजें किसमें पता चलेंगी, आपको एप्लीकेशन में पता चलेंगी। नाउन जैसे मैंने पढ़ाया, तो इस तरह के मैं डिफरेंसेस आपको बताऊंगा। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सारे आपको बताए जाएंगे। जैसे न्यूज में एस लगा है लेकिन सिंगुलर है, राइट, कैटल में एस नहीं लगा है फिर भी प्लूरल है। तो ये छोटे छोटे फैक्ट बिल्कुल बेसिक से मैं बता रहा हूं। जब मैं नाउन चैप्टर पढ़ाऊंगा तो इस तरह के फैक्ट्स आपके क्लियर किए जाएंगे। क्या फर्क होता है एयर और एयर्स में, राइट, एयर और एयर्स में क्या फर्क होता है, ये सारी चीजें आपकी क्लियर की जाएंगी कि एयर का मतलब एटमॉस्फेयर और एयर्स का मतलब क्या हो गया, आपका बिहेवियर। तो आपने एयर तो बचपन से सुना होगा, लेकिन ये सर एयर्स क्या होता है, ये सब आपको पता चलेगा। इसी को कहते हैं बेटा कॉन्सेप्ट। या मैं आपको बताऊं, जैसे एक वर्ड होता है लॉन्ग, जैसे एक वर्ड होता है गाइस लॉन्ग, ठीक है। अब लॉन्ग क्या होता है, देखिए इसको जरा मैं इरेज कर लेता हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक वर्ड होता है लॉन्ग। अब मैं अगर आपसे पूछ रहा हूं लॉन्ग क्या होता है, तो 90% बच्चों के मन में चल रहा होगा कि सर लॉन्ग का मतलब तो लेंथ या लंबाई होती है। लेकिन मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, मैंने लिखा ही लॉन्ग्स फॉर अ गुड जॉब, ही लॉन्ग फॉर अ गुड जॉब, ये क्या है। तो आप कहोगे सर यहां पर तो लॉन्ग का मतलब समझ में नहीं आ रहा है। लॉन्ग का मतलब आपको लेंथ या लंबाई पता है, बचपन से सबको पता है, लेकिन आप ये बताइए क्या यहां पर इस वर्ड का मतलब लेंथ या लंबाई है, नहीं। एक लॉन्ग का मतलब डिजायर भी होता है, एक लॉन्ग का गाइस मतलब डिजायर भी होता है, चाहत भी होता है, चाहना, कीन डिजायर, इच्छा भी होता है, राइट। और उसके साथ प्रेपोजिशन क्या आता है, फॉर हमेशा आता है। तो देखिए 2 मार्क्स के आपके क्वेश्चन क्लियर हो गए। एक लॉन्ग का मतलब भी आपको पता चला और आपको यह भी पता चला इसके साथ प्रेपोजिशन क्या आता है। ऐसे ही लॉन्ग हो गया तो एक वर्ड इसी का सिनोनियम होता है क्रेव, एक वर्ड होता है पाइन, राइट, क्रेव हो गया, पाइन हो गया, यर्न हो गया, डिजायर तो होता ही। देखिए 5 वर्ड्स आपके तैयार हो गए, 5 वर्ड्स आपके तैयार हो गए, और इन सभी के साथ गाइस क्या आता है, फॉर आता है। तो ये सब कब पढ़ोगे, ये सब एप्लीकेशन में, कॉन्सेप्ट से एप्लीकेशन में ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। तो बहुत डिटेल्ड वे में गाइस मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने वाला हूं, बहुत मजा आने वाली है। तो आइए ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट और देखते हैं कि क्यों जरूरी है कॉन्सेप्ट को सीखना। रटोगे तो बेटा कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा, कॉन्सेप्ट समझोगे तो आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी होगा। तो आप समझ गए होंगे कि पहले मैं किसी भी चैप्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, फिर उसका एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा कि वो अप्लाई कैसे किया जाता है। तो ही लॉन्ग फॉर अ गुड जॉब का मतलब है वो एक जॉब चाहता है, उसे एक जॉब की इच्छा है, ये नहीं कि वो एक लंबी जॉब चाहता है, राइट, ये है। तो देखिए जैसे कुछ सेंटेंस मैंने छोटे छोटे लिखे हैं, ही इज टू प्राउड ऑफ हिज रिचेस। क्या लिखा है बेटा, ही इज टू प्राउड। अब देखिए टू क्या होता है, टू किसी के आगे लग जाए तो वो माइनस हो जाता है। टू का मतलब होता है मोर देन रिक्वायर्ड, आवश्यकता से अधिक। किसी भी वर्ड के पहले हम टू लगा दें तो वो हमेशा निगेटिव हो जाता है। जैसे आपने फ्रेंड को बोलते हो यू आर टू गुड यार, तो ये गलत है बेटा। टू गुड का मतलब बोल रहे हो आप कि आप इतने ज्यादा चालाक हो कि मुझे अच्छे नहीं लग रहे हो। कभी भी आप ये मत बोलिएगा यू आर टू स्मार्ट। टू स्मार्ट का मतलब है आप क्लेवर हो, चालाक हो, दुष्ट हो। तो टू चीजों को निगेटिव बनाता है। तो टू प्राउड का क्या मतलब है कि उसे बहुत ज्यादा प्राउड, गर्व वाला, ये नहीं, ये घमंड वाला है। यहां पर प्राउड का मतलब घमंड है कि उसे बहुत ज्यादा घमंड है अपनी रिचेस पर। तो ये आप कहोगे सर रिचेस क्या होता है, अमीरी पर, कि जमीन जायदाद जो उसकी है, जो उसके एसेट्स हैं
उस पर बहुत ज्यादा घमंड है। तो रिचेस ये क्या है, ये नाउन है, इसके पहले हिज लगा है, ये क्या है, डिटरमिनर है, एडजेक्टिव इसको कह सकते हैं। यही सब चीजें आपको सीखनी है बेटा, यही सब कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ही इज टू प्राउड, उसे बहुत ज्यादा घमंड है अपनी अमीरी पर। या मैंने कहा आई डोंट लाइक योर एयर्स, तो एयर्स का मतलब यहां हवा नहीं है, एयर का मतलब एटमॉस्फेयर है, हवा होता है, लेकिन एयर्स का मतलब होता है बिहेवियर, आपका बिहेवियर, या घमंड आप कह सकते हो। मुझे आपका बिहेवियर नहीं पसंद है, मुझे आपका एरोगेंस नहीं पसंद है। तो ये एयर्स भी क्या हो जाएगा, यहां नाउन हो जाएगा। उसके पहले योर्स आया है, नाउन के जस्ट पहले योर्स आया है, तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। क्यों यही एडजेक्टिव है, आपको आगे बहुत आसानी से चीजें पता चलने वाली है। मैं बता रहा हूं इतनी आसानी से पता चलने वाली है कि आप बिना किताब छुए वर्ड को देख के सेकंड से बताओगे ये एडजेक्टिव क्यों है। ऐसे ऐसे मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूं। या मैंने कहा विनय लाइक हिज ब्रदर डैश डल। अब अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले यहां इज आएगा कि आर आएगा, तो आप क्या करोगे, यहां पर इज आएगा आर आएगा, तो देखिए यहां पर इज आएगा। अब आप कहोगे सर इज क्यों आएगा, यहां तो ब्रदर्स लगा हुआ है। तो देखिए ये जो लाइक है ना, अब अगर मैं आपसे पूछूं ये लाइक यहां पर क्या है, ये वर्ब तो है नहीं, क्योंकि अगर ये वर्ब होता तो विनय लाइक्स लिखा होता, लाइक्स। ये गाइस यहां पर प्रेपोजिशन है, क्या है, प्रेपोजिशन है। अब आप कहोगे सर ये कैसे हो गया, मैंने तो बचपन से सुना है आई लाइक यू, शी लाइक्स मी। लाइक का मतलब तो मैंने सिर्फ पसंद करना सुना है, लेकिन बेटा लाइक जब प्रेपोजिशन का काम करता है तो इसका मतलब होता है सिमिलैरिटी। क्या मतलब होता है, सिमिलैरिटी या समानता की बात करता है, सिमिलैरिटी या समानता की बात करता है जब लाइक प्रेपोजिशन का गाइस काम करता है। तो आपको तो अच्छे से पता है कि प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, विनय हो गया, विनय हो गया। तो यहां पर क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। विनय लाइक हिज ब्रदर्स, क्योंकि वर्ब तो बेटा सब्जेक्ट के हिसाब से आता है ना, तो विनय क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। प्रेपोजिशन के बाद याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, इंग्लिश में जैसे वर्ब का अपना एक ऑब्जेक्ट होता है, वैसे प्रेपोजिशन के बाद जो भी नाउन प्रोनाउन आता है वो ऑब्जेक्ट का ही काम करता है। जैसे जैसे देखिए मैंने आप लोगों से कहा, एक मिनट बेटा, बिल्कुल यहीं पे मैं बता दे रहा हूं। जैसे ये बताइए अगर मैं यहां पर लिख दूं ही डिपेंड्स, आप खुद सोचिए ही डिपेंड्स ऑन, आपको क्या सही लग रहा है, आई सही लग रहा है या मी सही लग रहा है। या मैंने कहा शी लाव्ड एट, दे सही लग रहा है बेटा आपको कि देम सही लग रहा है, आपको क्या सही लग रहा है बताइए। जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं हमको आंसर दें। शी लाव्ड एट, दे सही लग रहा है कि देम, तो आपको सर दे तो नहीं सही लग रहा है, देम सही लग रहा है। शी लाव्ड एट देम, ही डिपेंड्स ऑन आई नहीं, ही डिपेंड्स ऑन मी, तो आई का ऑब्जेक्ट मी बनता है, दे का ऑब्जेक्ट देम बनता है, राइट। और वर्ब के बाद जो आए वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट, और वर्ब के जो पहले आए वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। और वर्ब हमेशा किसके हिसाब से आता है, सब्जेक्ट के हिसाब से आता है। वर्ब को कभी भी ऑब्जेक्ट प्रभावित नहीं करता है, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से आता है। बड़ा सिंपल होता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और वर्ब के बाद सब्जेक्ट। मतलब अगर आपको कभी भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपना डिफाइन करना हो तो वर्ब के पहले देख लेना जो आया है वो सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद जो आया है वो ऑब्जेक्ट। तो अब ये बताओ विनय लाइक, अगर लाइक प्रेपोजिशन है तो ब्रदर्स इसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और विनय के हिसाब से क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। कई बार एग्जाम में आए बच्चे आर लगा के आए। तो यही सब आप आगे बैच में पढ़ने वाले हैं, डिटेल्ड वे में पढ़ने वाले हैं। ये तो क्योंकि ये कॉन्सेप्ट की क्लास है, बेसिक क्लास है, तो मैं कुछ कुछ चीजें बता रहा हूं आपको, राइट। यही सब डिटेल्ड वे में मैं आपको पढ़ाऊंगा और बहुत आसान इंग्लिश लगेगी आपको, राइट गाइस। तो देखिए एक सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, राइट। अब अगर कॉन्सेप्ट की बात कर ले, क्योंकि अब ये पूरा बैच कॉन्सेप्ट पर आधारित है, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो जैसे एक आपकी स्क्रीन पर लिखा है एक सेंटेंस, एवरीवन बट यू हैज इनवाइटेड टू द पार्टी। देखिए देखिए बहुत से बच्चे पहली बार देख रहे होंगे, एवरीवन बट यू हैज इनवाइटेड टू द पार्टी, ये एक सेंटेंस है। अब आप कहोगे सर यू के साथ तो मैंने बचपन से हैव सुना है, यू हैव होता है, ये हैज कैसे आ रहा है। तो बेटा बिल्कुल सही है, क्योंकि बट यहां पर काम क्या कर रहा है, बट यहां पर काम कर रहा है प्रेपोजिशन का। किसका काम कर रहा है, प्रेपोजिशन का। क्यों, बचपन से आपने सुना है कि बट का मतलब क्या होता है, लेकिन, और जब बट लेकिन का काम करता है तो बेटा ये कॉन्ट्रास्ट शो करता है। क्या शो करता है, कॉन्ट्रास्ट। आगे फॉर्मूला मैंने लिख दिया, और उस समय वो कंजंक्शन का काम करता है, कंजंक्शन, राइट। किसका काम करता है, कंजंक्शन। लेकिन बट का एक मतलब बेटा प्रेपोजिशन भी होता है, बट एक रोल इंग्लिश में प्रेपोजिशन का भी प्ले करता है।
इसीलिए ये बैच आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप बताइए, आप में से कितने लोगों को पता था कि बट एक काम प्रेपोजिशन का भी करता है, और जब बट एक काम प्रेपोजिशन का करता है तो ये क्या हो जाता है, ये देखते हैं। ये देखिए, तो देखिए मैंने दोनों मीनिंग यहां पर लिख दिए हैं। बट जब ये प्रेपोजिशन का काम करता है, क्योंकि कंजंक्शन तो आप सबको पता होगा इसका मतलब होता है, लेकिन ये कॉन्ट्रास्ट शो करता है। जानने की जरूरत है कि जब ये प्रेपोजिशन बनता है तो ये क्या करता है। तो ये एक्सक्लूजन शो करता है। एक्सेप्ट मतलब इसको छोड़कर, इसके सिवाय, मतलब टोटल में से किसी पार्ट को हम अलग करते हैं तो क्या हो जाता है, बट। प्रेपोजिशन जब बट जब प्रेपोजिशन का गाइस काम करता है तो इसका मतलब होता है किसी समूह में से, किसी टोटल में से किसी एक पार्ट को अलग करना, उसको छोड़कर, उसके सिवाय। जैसे मैंने कहा सभी लोग पार्टी में गए हैं सिवाय तुम्हारे, या तुम्हें छोड़कर सभी लोग को इनवाइट किया गया है। तो ये जो सेंटेंस है ना, एवरी वन बट यू हैज इन्वाइटेड टू द पार्टी, तो यहां पर जो हैज आया है वो यू के हिसाब से नहीं आया है, वो एवरी वन के हिसाब से आया है। क्यों आया है? क्योंकि अभी थोड़ी देर मैंने आपको बताया कि प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। तो अगर बट प्रेपोजिशन है तो यू तो इसका ऑब्जेक्ट हो गया, और वर्ब कभी ऑब्जेक्ट के हिसाब से नहीं आता है, सब्जेक्ट के हिसाब से आता है। और सबको पता है एवरीवन, नो वन, एवरीबॉडी, समबडी, इस सब के साथ सिंगुलर वर्ब आता है। तो एवरीवन बट यू हैज इनवाइटेड टू द पार्टी हो जाएगा, राइट? यू हैज इनवाइटेड टू द पार्टी। तो ये बेसिक सी बात है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। यहां पर आप हैज बीन इनवाइटेड भी कर सकते हो, इनवाइट किया गया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्टिव पैसिव का खेल है केवल, राइट? एवरीवन बट यू हैज बीन इनवाइटेड टू द पार्टी, यानी तुम्हें छोड़कर सभी को इनवाइट किया गया है, राइट? ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है कि ये जो बट है जब ये प्रेपोजिशन का काम करेगा तो इसका मतलब होता है किसी टोटल में से किसी पार्ट को अलग कर देना। यानी आप एक्सेप्ट बोल सकते हो, जैसे आप कहते हो ना कि आई लाइक एवरीवन एक्सेप्ट करण, करण को छोड़कर मैं सबको पसंद करता हूं। तो जब ये प्रेपोजिशन का काम करेगा तो ये कहलाएगा। और जब ये कंजंक्शन का काम करता है तो ये क्या शो करता है, कॉन्ट्रास्ट, विरोधाभास शो करता है। एक सेंटेंस देखिए मैंने यहां पर लिखा हुआ है, ही हैज लॉट्स ऑफ मनी, उसके पास बहुत सा धन है, बट ही इज नॉट हैप्पी, लेकिन वो खुश नहीं है। तो अब ये बताओ ये क्या शो कर रहा है, मनी उसके पास है, ये तो पॉजिटिव बात है, लेकिन वो खुश नहीं है, तो माइनस हो गया ना, तो ये विरोधाभास शो कर रहा है। ये जो पहला वाला मीनिंग है ना बेटा, ये आपको बचपन से पता है, लेकिन ये जो दूसरा मीनिंग है ये आपको पता चल रहा है जब आप कॉन्सेप्ट की क्लास पढ़ रहे हो। तो ये तो छोटी सी बात मैंने बताई, इसी तरह की चीजें आप आगे जाके बैचेज में पढ़ोगे, राइट? इसी तरह की चीजें पढ़ोगे। जैसे एक सेंटेंस और देखिए, लिखा है कानपुर लाइक मोस्ट इंडियन सिटीज इज पॉल्यूटेड एंड ओवर पॉपुलेटेड। तो ये बताइए, अब लाइक की अगर बात की जाए तो आप लोग ज्यादातर ये वाला लाइक यूज करते हो, आई लाइक यू, राइट? या मैंने कहा शी लाइक्स मी, शी लाइक मी, ये वाला आप लोग ज्यादा यूज करते हो। तो ये लाइक तो बचपन से सबको पता है। और जब ये इस तरह के लाइक का हम यूज करते हैं जब लाइक वर्ब का काम करता है, यूं कह लें जब लाइक किसी सेंटेंस में वर्ब का काम करता है तो ये मेंटल स्टेटस या आपके इमोशंस को शो करता है, आपकी भावनाओं को शो करता है कि मुझे वो पसंद है, राइट? मुझे वो नहीं पसंद है, मुझे ये खाना पसंद है, आई लाइक टू ईट रसगुल्ला। तो ये आपके मेंटल स्टेटस और भावनाओं को शो करता है। बट जब लाइक प्रेपोजिशन का काम करता है तो ये बेटा सिमिलैरिटी को शो करता है। किसको शो करता है? तो बच्चे ये सिमिलैरिटी को शो करता है। और आपको तो अच्छे से पता है कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट। अभी मैंने पीछे बताया, आप देख सकते हैं, प्रेपोजिशन के बाद बेटा क्या आता है, हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ही डिपेंड्स ऑन, आई नहीं होगा, मी, या शी लाव्ड एट, दे नहीं होगा, देम, अभी मैंने बताया था, राइट? तो लाइक यहां पर प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, और इसीलिए इसका जो सेंस यहां निकल रहा है समानता या सिमिलैरिटी की बात कर रहा है। मतलब ये कह रहा है कानपुर लाइक मोस्ट इंडियन सिटीज, कानपुर जो दूसरे भारत के जो सिटीज है उनकी तरह समानता की बात कर रहा है। पॉल्यूटेड है और ओवर पॉपुलेटेड है, उनमें बहुत ज्यादा जनसंख्या है। तो एक चीज बताइए, अगर लाइक यहां प्रेपोजिशन हो गया तो क्या ये सिटीज वर्ब हो, सब्जेक्ट हो सकता है? नहीं, ये सिटीज तो इसका ऑब्जेक्ट हो गया। और वर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट के हिसाब से नहीं आता है, वर्ब बच्चे किसके हिसाब से आता है, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो आपका सब्जेक्ट क्या हो गया, कानपुर। कानपुर के अकॉर्डिंग यहां पर क्या यूज हुआ है, इज यूज हुआ है। ये बेसिक सी बात आपको समझनी है। यही एग्जामिनर इसी तरह की चीजों का फायदा उठाएगा। अगर आपको नहीं पता है कि लाइक एक काम प्रेपोजिशन का भी करता है तो आपको कोई सिटीज है यहां तो आर होना चाहिए, यही आप गलती कर बैठोगे। तो यही चीजें आपको समझनी है, राइट? यही बातें मैं समझाने का प्रयास आपको कर रहा हूं। तो देखिए यहां पर मैंने फिगर के माध्यम से बता रखा है कि लाइक जब वर्ब का काम करता है तो क्या काम करता है, जब ये बेटा वर्ब का काम करता है
तो ये इमोशंस की बात करता है, मेंटल स्टेटस की बात करता है। बट लाइक जब प्रेपोजिशन का काम करता है तो ये सिमिलैरिटी की बात करता है, और उस समय लाइक के बाद आए हुए नाउन की कोई भी वैल्यू नहीं रह जाती है, उसके पहले वाला जो नाउन होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, राइट। उसके पहले वाला जो नाउन होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे एक मैं सेंटेंस यहां लिखना चाहता हूं, एक छोटा सा सेंटेंस है, मैं यहां पर लिखना चाहता हूं, देखिए ये आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे मैं लिखूं, अब देखिए आप सब लोग कर लोगे। मैंने लिखा हरी, हरी लाइक हिज ब्रदर, हरी लाइक हिज ब्रदर डैश डल। बताइए इज डल होगा कि आर डल होगा, आप सभी लोग बताएं। हरी लाइक हिज ब्रदर, इज डल होगा कि आर डल। अब लाइक तो भैया प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट तो आपका हरी हो गया, और हरी के अकॉर्डिंग यहां इज आ जाएगा, तो हरी लाइक हिज ब्रदर इज डल हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ये प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, और जब ये प्रेपोजिशन का काम कर रहा है तो कह रहा है इक्वलिटी, समानता की बात की, हरी अपने भाइयों के जैसे क्या है, डल है। तो ये कहते हैं, इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट। वरना आप रटते जाइए, प्रेपोजिशन रटते जाइए, इन का यूज, ऑन का यूज, एट का यूज, कोई मतलब नहीं है। तो अभी तक जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि प्रेपोजिशन के बाद जो भी नाउन प्रोनाउन आता है वो क्या काम करता है, ऑब्जेक्ट का, और ऑब्जेक्ट के हिसाब से कभी भी वर्ब नहीं आता, इसके पहले जो आएगा वो सब्जेक्ट आएगा, और वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से आता है। ये है, इसीलिए देखिए किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले मैंने ये जरूरी समझा कि पहले आपको बेसिक्स बताया जाए। तो देखिए वोकैबलरी की अगर आप बात कर लें तो ट्रिकी वोकैबलरी आपको कैसे पढ़ाई जाएंगी। जैसे मान लीजिए एक वर्ड लिखा है फोर्थ राइट, तो फोर्थ राइट का मतलब क्या होता है, फोर्थ राइट का मतलब होता है बोल्ड होना, बोल्ड होना, राइट, या स्ट्रेट फॉरवर्ड आप कह सकते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, या फ्रैंक होना आप कह सकते हो, बोल्ड होना, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, या फ्रैंक होना गाइस। तो इसको याद रखने की ट्रिक क्या होगी, राइट, फॉर द राइट। अब मान लीजिए आपने हमारे पास फीस जमा की है, आपको पढ़ना है, आपने हमारे पास फीस जमा की है, आपको हमसे पढ़ना है। एक मिनट बेटा, जरा एक चीज मैं देख लेता हूं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही बच्चों आप लोगों को, बिल्कुल ठीक है। आपने हमारे पास फीस जमा की है और आपको पढ़ना है। तो अब एक चीज बताइए, अब मैं आपसे फीस लेने के बाद आपको कोर्स ना दूं, ना पढ़ाऊं, तो फॉर, उसके लिए, द राइट, आपका राइट है कि आप फोर्थ राइट हो जाओगे, बोल्ड हो जाओगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाओगे, फ्रैंक हो जाओगे, निडर हो जाओगे। तो फोर्थ राइट का मतलब होता है निडर होना, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, बोल्ड होना, बिना डरे हुए अपनी बात कहना। तो हम हर व्यक्ति को फॉर द राइट, अपने अधिकारों के लिए, या राइट का मतलब सही अगर वो है तो उसके लिए, फॉर द राइट के लिए हर व्यक्ति को फोर्थ राइट रहना चाहिए। जैसे मैं आप लोगों से कहूं आई अप्रिशिएट योर फोर्थ राइट एटीट्यूड, मैं आपके फोर्थ राइट एटीट्यूड को अप्रिशिएट करता हूं, उसकी प्रशंसा करता हूं, राइट, जो लोग निडर होके बोलते हैं। ऐसे ही देखिए एक वर्ड है इगैलिटेरियन, इसका मतलब होता है समानतावादी, इक्विलिटेरियन, जो सबको एक नजर देखता है। तो ईगल, मान लीजिए ईगल एक पक्षी है, अब वो उड़ रहा है ऊपर, शिकार देखता है तो वो भेदभाव नहीं करता है, ईगल बड़ा इगैलिटेरियन होता है। सारे पक्षी जो ईगल होते हैं, जितने भी ईगल होते हैं, अपने शिकार को इगैलिटेरियन तरीके से देखते हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं करते। एक वर्ड है सबैटिकल, ये शायद वर्ड आप पहली बार सुन रहे हो। तो सबैटिकल का मतलब होता है लीव, छुट्टी का समय या विश्राम का समय। ये सब मैं बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा, केवल अभी मैं बता रहा हूं कि अगर आपके पास ट्रिक्स हो तो वर्ड्स आप कितनी आसानी से याद कर सकते हो। तो सबैटिकल, अब मान लीजिए आपकी जॉब लग गई, आप घूमने गए हो, आपका बॉस आपको फोन कर रहा है, कहां हो, तो आपने कहा सब बात कल, आपने कहा सब बात कल। आज मैं किस पर हूं, सबैटिकल पर हूं, विश्राम के समय पर हूं, छुट्टी पर हूं। तो जब आप छुट्टी लेते हो तो उसे आप सबैटिकल भी कह सकते हो, राइट। कोई ऑफिशियल लीव लेते हो तो उसे आप सबैटिकल कह सकते हो। तो आप बॉस से कहिए सब बात कल करेंगे, आज हम सबैटिकल पर हैं, सब बात कल। रिमोर्स का मतलब होता है पछतावा या रिग्रेट होना, गिल्टी फील होना। तो आपने किसी मोर को मान लीजिए मार दिया, किसी मोर को मार दिया और पुलिस ने आपको पकड़ लिया। मोर क्या है, नेशनल पिकॉक है, राइट, नेशनल बर्ड है, राइट। तो मोर को अगर आपने मार दिया तो पुलिस आपको पकड़ लेगी, और आप जेल में बैठ के क्या करोगे, जेल में बैठ के क्या करोगे, बहुत रिमोर्स करोगे, बहुत गिल्टी फील करोगे कि अरे ये मुझसे क्या हो गया, बहुत गलत हो गया। तो मोर को नहीं मारना है, वरना रिमोर्स करोगे। ग्लिब, ग्लिब का मतलब होता है फ्लुएंट, बिना ऑब्स्टिकल के, बिना इंटरप्शन के, बिल्कुल धारा प्रवाह। ग्लिब का मतलब होता है गाइस बिल्कुल धारा प्रवाह, बिना इंटरप्शन के, राइट। तो ग्लिब क्या हो जाएगा, गालिब को याद रखिए कि गालिब की शायरियां बड़ी ग्लिब तरीके से थी। गालिब को आज भी जब हम पढ़ते हैं तो बड़ा वो ग्लिब तरीके से उन्होंने लिखा हुआ है।
तो फिर से देख लेते हैं। फोर्थ राइट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, फॉर द राइट ट्रिक याद रखिएगा। इगैलिटेरियन, समानतावादी, ईगल जो पक्षी होता है वो सारे शिकार को एक नजर से देखता है। सबैटिकल, सब बात कल करते हैं, आज हम छुट्टी पर है। रिमोर्स, मोर को नहीं मारेंगे, आपका नेशनल बर्ड है ना मोर, तो उसको नहीं मारेंगे वरना जेल हो जाएगी। तो मोर को याद कर करके मैं जेल में रिमोर्स कर रहा था, पछतावा हो रहा था मुझे। ग्लिप, गालिब बड़ा ग्लिप तरीके से लिखते थे, बोलते थे, तो धारा प्रवाह। तो ऐसी ट्रिकी तरीके से, ट्रिक तरीके जो मैं ट्रिक यूज करूंगा उससे आपकी वोकैबुलरी बहुत आसान होने वाली है। राइट, ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, ऐसे मैं वोकैबुलरी पढ़ाऊंगा। राइट, तो ये अभी तक आपने क्या सीखा? अभी तक आपने जो सीखा वो क्या सीखा गाइस? अभी तक जो मैंने बताने का आपको प्रयास किया वो मैंने क्या किया? देखिए, मैंने आपको जो बताने का प्रयास किया वो क्या क्या आपने सीखा। मैंने आपको बताया कि कॉन्सेप्ट से पढ़ना है। कॉन्सेप्ट में एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि प्रेपोजिशन के बाद कोई भी नाउन प्रोनाउन आता है वो ऑब्जेक्ट का काम करता है। एक कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया होगा। राइट, सब्जेक्ट वर्ब प्लस क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। यानी वर्ब के बाद जो नाउन प्रोनाउन आता है उसका निर्धारण ऑब्जेक्ट की तरह होता है, उसके पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। ये आपका क्लियर हो गया होगा। ये सारी चीजें वोकैबुलरी कैसे पढ़ाएंगे? ट्रिक्स से पढ़ाएंगे, राइट, रूट लेवल से पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे आपको। बिल्कुल चिंता की जरूरत नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस कॉपी और पेन लेके पूरा लिखते जाइएगा। और एक काम जरूर करिएगा, क्लास के बाद हमको कॉल जरूर करिएगा अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपने सीखे। राइट, फिर मैं बोल रहा हूं चाहे जितनी मेहनत मुझे करनी पड़े, मुझे कोई जल्दी नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ा देंगे बेटा, उसके बाद आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए, तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपने सीखे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशन। तो सबसे पहले हम लोग नाउन और नाउन का रिलेशन देखेंगे। ग्रामर बेसिक पार्ट 1 में गाइस सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? रिलेशन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग नाउन और नाउन का रिलेशन देखेंगे, इसका क्या रिलेशन होता है। तो आइए देखते हैं। कुछ सेंटेंस मैंने लिखे हैं और जो मैं कह रहा हूं सिर्फ उसी पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे नाउन हम पढ़ते क्यों है बेटा। नाउन चैप्टर पढ़ाएंगे उस समय तो हम भी डेफिनेशन बताएंगे, काइंड्स पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे। पहले आप देखिए कि कैसे आप नाउन को समझ सकते हैं, कितना आप गलत समझ रहे थे अभी तक किताबों से पढ़ के। तो सबसे हम पहले नाउन को समझेंगे, राइट, कि क्यों ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का ही काम करता है, क्या होता है नाउन, ये पहले देख लेते हैं। तो कुछ मैंने सेंटेंस आपके स्क्रीन पर लिखे हैं। रवि प्रेफर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब एनी ऑफिस। राइट, तो इसमें रवि क्या हो गया? नाउन हो गया। और प्रेफर्स के पहले आ रहा है तो सब्जेक्ट भी है, वर्ब के पहले आ रहा है तो सब्जेक्ट भी काम कर रहा है, सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। ही हैज कम टू मीट मी, हैज ही क्या है? अब वर्ब के पहले आ रहा है तो ये भी सब्जेक्ट है, और ये क्या है? प्रोनाउन है। रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, याद रखिएगा क्या लिखा हुआ है? रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो रनिंग यहां पर क्या है? सब्जेक्ट की जगह आ रहा है। देखिए मैं आप लोग को बता दूं, वैसे तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या होती है? वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म होती है वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, कंटिन्यूअस, बचपन से आपको पढ़ाया गया है। लेकिन कब ये वर्ब बनता है अभी आपको पता चलेगा। अभी आप देखिए, ये इज के पहले आ रहा है, वर्ब की जगह पर आ रहा है, सब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है, तो ये भी क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया इस सेंटेंस का। रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। टू स्टडी शुड बी योर एम, शुड के पहले आ रहा है तो ये भी इस सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट बन गया। ये भी गाइस इस सेंटेंस का क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। तो अब अगर आपसे कोई पूछे नाउन क्या होता है तो आपको क्या बताना है? आपको कहना है एवरीथिंग इज नाउन। आपको क्या कहना है? एवरीथिंग इज नाउन। एवरीथिंग इज नाउन दैट वी कैन यूज एज अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट। हर वो वर्ड नाउन होता है, हर वो चीज नाउन होती है जिसे हम किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज करते हैं। अब ये बात मैं कह रहा हूं, आप मान ले रहे हो, ना मानो मैं कह रहा हूं, अब मैं प्रूफ करने जा रहा हूं। मेरे कहने से मत मानिएगा, अब मैं इसको प्रूफ करने जा रहा हूं। देखिए, आइए इसको प्रूफ करते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए मैंने कहा विनय, विनय इज टीचिंग, विनय इज टीचिंग। तो बिना सोचे समझे आप कहोगे कि सर टीचिंग यहां पर वर्ब है। क्यों है? क्योंकि बचपन से हम लोग को पढ़ाया गया है कि इज एम, आर के बाद अगर आईएनजी आ जाए, राइट, वॉज वर्ब के बाद अगर आईएनजी आ जाए, विल बी, शैल बी के बाद अगर आईएनजी आ जाए तो ही ये वर्ब होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। ये हम लोग को ऐसा रटा दिया गया था कि इसके अलावा हम कुछ समझ ही नहीं पाए कि और भी ये कुछ काम कर सकता है। लेकिन अब अगर इस वर्ड की मैं प्लेस चेंज करूं, अगर इस सेंटेंस को मैं ऐसे लिख दूं, अगर इस सेंटेंस को मैं लिख दूं टीचिंग इज माई हॉबी, टीचिंग इज माई हॉबी, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, गाइस ध्यान दीजिएगा,
क्या इस टीचिंग और इस टीचिंग की स्पेलिंग में कोई फर्क है? नहीं, स्पेलिंग में कोई फर्क नहीं है। फर्क है तो प्लेस। किसका फर्क है? प्लेस का, जगह का फर्क है। केवल मैंने इसकी जगह बदली है। तो आज से याद रखिएगा, वर्ड की सूरत पे आपको नहीं जाना है, वर्ड के प्लेस पर जाना है। वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं होता है, वर्ड की प्लेस वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है। जैसे ही ये इज के पहले आया, सब्जेक्ट बन गया, और जब सब्जेक्ट बन गया तो नाउन बन गया। ऐसे ही नाउन को जेरंड कहते हैं। क्या कहते हैं? जेरंड। क्या होता है जेरंड? आगे आपको डिटेल से पढ़ाया जाएगा, अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है। अभी आप ये जानो कि ये सेंटेंस में क्या बन रहा है? सब्जेक्ट। जैसे मैंने लिखा राम इज माई ब्रदर, तो यहां पर इसके पहले राम आया, इसको तो बड़ी जल्दी तुमने नाउन मान लिया, क्योंकि नाउन इज द नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग में राम है। लेकिन अगर इसी को मैं ऐसे लिख रहा हूं, टीचिंग इज, ये भी तो बेटा इज के पहले आ रहा है। टीचिंग भी तो इस सेंटेंस में इज के पहले ही आ रहा है, तो इसमें कौन से कांटे लगे हुए हैं? इसको आप क्यों नहीं नाउन मान रहे हो? ये भी आपका नाउन है, तो उसकी सूरत पे मत जाइएगा, प्लेस पे जाइएगा। ये इसके क्या, किस पे जाएंगे? प्लेस पे जाएंगे आप। तो ये जो लिखा हुआ था यहां पर, रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, रनिंग इस सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की जगह आ गया तो नाउन बन गया। ही भी क्या है? सब्जेक्ट। अब क्योंकि नाउन को जो रिप्लेस करे प्रोनाउन कहलाता है, तो नाउन अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है तो ये प्रोनाउन भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही बनता है। तो प्रोनाउन का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है, वो सिर्फ नाउन को रिप्लेस करता है। अगर मैं कोई आपको नॉवेल दूं, वो ही से शुरू हो, मान लीजिए कोई नॉवेल दूं गाइज मैं, और वो ही से शुरू हो, ही से, राइट, और हिम पे खत्म हो जाए, हिम पे उसका दी एंड हो जाए, ही से बेटा वो स्टार्ट हो, तो बताइए आपको नॉवेल समझ में आएगी? मैंने कहा ही इज माई ब्रदर, ही हैज लॉट्स ऑफ मनी, राइट, यस्टरडे आई सी हिम, है ना, ही कॉल्ड मी, आई कॉल्ड हिम, ही किल्ड हिम। क्या आपको पता चला ये ही कौन है? नहीं। क्यों नहीं पता चला? क्योंकि मैंने नाउन का यूज किया। तो नाउन अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहा है तो भैया सीधी सी बात है, उसकी जगह पर जो आ रहा है वो भी तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। तो प्रोनाउन में ऐसा कोई खेल नहीं जो आपको ना समझ में आए, क्योंकि प्रोनाउन सिर्फ नाउन की जगह पर आके नाउन का काम करता है। प्रोनाउन का अपना कोई एक्सिस्टेंस या अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है बेटा। तो अगर रवि यहां लिखा है तो ही भी क्या है? रवि हो सकता है, राइट। तो ये भी सब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है, नाउन का ही काम कर रहा है, और रवि तो नाउन है ही है। रनिंग में क्या है? सब्जेक्ट की जगह नाउन काम कर रहा है। टू स्टडी सब्जेक्ट की जगह आ रहा है, तो भैया इसको तो नाउन बनना पड़ेगा। जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन बन गई तो इसको बनने में क्या प्रॉब्लम है? सब्जेक्ट की जगह आ रहा है, नाउन का ही काम करेगा, राइट, याद रखिएगा। तो अब ये चीज आप लोग अपने जहन में उतार लीजिए कि एक सेंटेंस में देखिए दो खांचे होते हैं, वर्ब के पहले दो खांचे होते हैं, राइट। वर्ब के पहले देखा जाए, एक मिनट, ये थोड़ा सा लाइन यहां पर इसको सही कर लेते हैं। वर्ब के पहले देखा जाए दो पार्ट होते हैं, दो खांचे आप कह सकते होते हैं। खांचे वर्ड थोड़ा सा इजी लग रहा है मुझे बोलने में। दो प्लेस होते हैं, एक बनता है सब्जेक्ट और एक बनता है ऑब्जेक्ट। जो भी इसमें डालोगे ना, नाउन बन के निकलेगा। वो ओरिजिनल में नाउन हो और चाहे ना हो, नाउन ही बन के निकलेगा बेटा, राइट। इसमें चाहे तुम नाउन लिख दो, राम, श्याम, आगरा, दिल्ली, कुछ भी नाउन बनेगा। इसमें चाहे तुम वर्ब लिख दो, नाउन ही बनेगा। इसमें चाहे तुम एडजेक्टिव लाके रख दो, नाउन ही बनेगा। इसमें चाहे तुम इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का मतलब होता है 2+V1, टू स्टडी में मैंने पीछे बताया ना, वो इन्फिनेटिव होता है एक तरह से, लेकिन वो सब्जेक्ट की जगह आएगा तो नाउन का ही काम करेगा और कुछ नहीं है। तो इंग्लिश में जैसे एडजेक्टिव किसी की क्वालिटी बताता है, एडवर्ब मॉडिफाई करता है, प्रोनाउन रिप्लेस करता है, प्रेपोजिशन प्लेस बताता है, सबके अपने अपने काम है। तो अब अगर आपसे कोई पूछे नाउन का क्या काम होता है, तो आपको कहना है कि नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करता है। किसका काम करता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करता है। जैसे देखिए मैं आपको बताता हूं, बड़े ही इजी वे में मैं आपको एक्सप्रेस करके बताता हूं। देखिए, एक मैं सेंटेंस लिखता हूं गाइस, एक मैं सेंटेंस लिखता हूं। देखिए, मैंने कहा, आप लोग ध्यान से इसको देखिए, मैंने कहा विनय इज माई ब्रदर, विनय इज माई ब्रदर। अब इसमें इज क्या है? वर्ब है, हेल्पिंग ए मेन है, उसका इशू नहीं अभी, क्योंकि मैं नाउन का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, नाउन होता क्या है। तो ये वर्ब है। आप घर गए, आपके छोटे भाई ने पूछा भैया ये इज क्या होता है, तो ये क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं, पहले आप ये बताओ। आपके छोटे भाई ने पूछा भैया ये इज क्या है यहां पे, तो अगर उसे ये लाइन इंग्लिश में बोलनी हो तो वो कैसे बोलेगा? वो कहेगा व्हाट इज इज। तो आपका उत्तर क्या होगा जरा आप सोच के बताओ। आप कहोगे देखो भैया इज अ वर्ब। अब बताइए दो इज आ रहे हैं, इसमें नाउन कौन सा है? एक इज ये है, एक इज है। अब आपसे पूछे कोई नाउन कौन सा है, तो ये सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है ना। जैसे मैं लिखता हूं राम इज माई ब्रदर या विनय इज, तो इस इसके पहले ये आ रहा है, ये सब्जेक्ट है कि नहीं? ये सब्जेक्ट है, नाउन है। तो बेटा इस के पहले ये इज आ रहा है, ये भी क्या बन गया? सब्जेक्ट और नाउन।
अब बताओ इस जरा किस पर्सन प्लेस या थिंग का नाम होता है, फिर भी ये नाउन बन रहा है कि नहीं सब्जेक्ट के लिए। तो नाउन इज द नेम पर्सन प्लेस और थिंग, ये स्कूलों में पढ़ाया जाता है, ये बच्चों को समझाया जाता है कि उनका माइंड उतना ही है, अभी छोटे बच्चे हैं। लेकिन आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको एक ब्रॉड तरीके से सोचना है कि एवरीथिंग इज नाउन दैट वी कैन यूज एज अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट। एवरीथिंग इज नाउन दैट वी कैन यूज एज अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट, कुछ भी हो जाए। जैसे देखिए मैंने लिखा, मैं यहां पे लिखे दे रहा हूं, ठीक है। मैंने लिखा विनय, विनय इज अ गुड बॉय, विनय इज अ गुड बॉय। मैंने कहा बेटा ये गुड क्या होता है, आपको सर गुड एडजेक्टिव होता है। तो मैं ये क्वेश्चन कैसे पूछूंगा इंग्लिश में, मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज गुड, व्हाट इज गुड, तो आपका आंसर क्या होगा, अब बताइए। इसीलिए मैं कहता हूं इंग्लिश में वर्ड नहीं, वर्ड की प्लेस वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है। बॉय की क्वालिटी बता रहा था तो यहां पर तो ये एडजेक्टिव है बेटा, लेकिन व्हाट इज गुड यहां पर ये पूछ रहा है क्वेश्चन, तो आपका आंसर क्या होगा, आप कहोगे गुड इज एन एडजेक्टिव। गुड एक एडजेक्टिव होता है। तो अब बताओ गुड का यहां पे प्लेस क्या है, इज के पहले आ रहा है ना बेटा, ये इज के पहले आ रहा है तो क्या बन गया, ये सब्जेक्ट बन गया, और जैसे ही सब्जेक्ट की जगह है क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा। तो यही तो खेल होता है, यही तो कॉन्सेप्ट होता है जो आपको नहीं पता है बेटा, यही तो ये तो जाननी है। तो गुड इज एन एडजेक्टिव, तो गुड क्या हो जाएगा, यहां पर गुड क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है। वैसे होता है एडजेक्टिव है, लेकिन यहां पर क्योंकि सब्जेक्ट की जगह आ रहा है, तो आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन को आप समझ रहे हैं कितना वो स्ट्रांग होता है। उसमें जो कुछ डालोगे नाउन है प्रोनाउन बन के निकलेगा बेटा, क्योंकि प्रोनाउन नाउन को ही रिप्लेस करता है, तो वो नाउन का ही एक तरह से काम करता है, कुछ भी डालोगे, राइट। तो ये चीजें आपको समझनी है। तो देखिए रवि नाउन था लेकिन उसका प्लेस सब्जेक्ट का था, नाउन था। ही प्रोनाउन है लेकिन प्लेस सब्जेक्ट का है, तो नाउन की जगह पे है, नाउन का काम कर रहा है। रनिंग वैसे वर्ब है लेकिन सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है, नाउन का काम कर रहा है। ऐसे ही नाउन को जेरंड कहते हैं। टू स्टडी वैसे तो इन्फिनेटिव है लेकिन सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है, टू स्टडी पढ़ाई करना आपका एम होना चाहिए। तो टू स्टडी सब्जेक्ट की जगह आ रहा है, नाउन बन गया। तो अब बताइए टू स्टडी और रनिंग, कोई आपका दोस्त है जिसका नाम हो रनिंग, या मैंने कहा स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो इसमें स्मोकिंग नाउन है, सब्जेक्ट की जगह आ रहा है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, इसके पहले आ रहा है। तो कोई आपका दोस्त है जिसका नाम स्मोकिंग हो, कोई टहलने वाली जगह जिसका नाम स्मोकिंग हो, लेकिन नाउन है क्योंकि सब्जेक्ट की जगह आ रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि नाउन क्या होता है, राइट। एवरीथिंग इज नाउन दैट वी कैन यूज एज ए सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट। अब आइए इसमें एक और क्वालिटी हम आपको बता दें। जैसे देखिए एक सेंटेंस में लिखा है विनय राइट्स अ लेटर, राइट्स के पहले विनय आया है तो ये क्या है, सब्जेक्ट है, नाउन है। और बाद में लेटर आया है तो ये ऑब्जेक्ट है, ये भी नाउन है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आएगा तो नाउन का ही काम करेगा। अब मैंने इसकी पोजीशन को बदला है, मैंने लिखा अ लेटर इज रिटन बाय हिम, ओ सॉरी यहां पर विनय होना चाहिए, अ लेटर इज रिटन बाय विनय, क्योंकि विनय का विनय हो जाएगा। अब एक चीज बताइए, क्या लेटर की स्पेलिंग में कोई डिफरेंस है, नहीं है। क्या विनय की स्पेलिंग में कोई डिफरेंस है, नहीं है। जबकि पहले सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो विनय है और दूसरे सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो विनय है। पहले सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो लेटर है, दूसरे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो लेटर है, लेकिन नाउन में कोई परिवर्तन नहीं है। तो एक चीज बेटा ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से, राइट, बहुत अच्छे से, वर्ब के पहले लिख लो चाहे बाद में लिख लो, नाउन हमेशा सेम ही रहता है। वर्ब के पहले अगर तुम राम लिख रहे हो तो वर्ब के बाद श्याम नहीं लिख दोगे, वर्ब के बाद भी राम होगा। जैसे मैंने कहा राम इज माई ब्रदर, राम इज माई ब्रदर, राम सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह है। बट मैंने कहा आई डोंट लाइक राम, तो ऐसा नहीं मैं श्याम लिख दूंगा, राम ही लिखूंगा, राइट। अगर आपने डेलही, वर्ब के पहले डेलही लिखा है तो डेलही रहेगा, और वर्ब के बाद अगर आप डेलही को लिख रहे हो तो भी बेटा डेलही ही रहेगा। नाउन विल नेवर बी चेंज्ड एज अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट, मैंने लिख दिया है। नाउन में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है एज अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह नाउन की स्पेलिंग में कभी कोई चेंज नहीं होता है, बट प्रोनाउन विल ऑलवेज बी चेंज, लेकिन प्रोनाउन हमेशा चेंज होता है। कैसे होता है, यहीं पे मैंने लिखा था आई नो हिम, बताइए क्या आई का मैंने यहां पर आई लिखा है, नहीं लिखा है, मी लिखा है। क्या हिम का मैंने यहां हिम लिखा है, नहीं, ही लिखा है। तो प्रोनाउन हमेशा चेंज होता है। आई नो हिम का क्या हो गया, ही इज नोन टू मी, तो देखिए आई का मी हो गया, हिम का ही हो गया। तो प्रोनाउन लेकिन हमेशा चेंज होता है, राइट। जैसे देखिए वर्ब के पहले अगर आप ही लिख रहे हो तो वर्ब के बाद आप हिम लिखोगे, वर्ब के पहले अगर आप आई लिख रहे हो तो वर्ब के बाद आप मी लिखोगे, यहां शी लिख रहे हो तो यहां हर लिखोगे, यहां दे लिख रहे हो तो यहां देम लिखोगे। तो प्रोनाउन हमेशा चेंज होता है। प्रोनाउन भले नाउन की जगह पर आता है लेकिन नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में कभी चेंज नहीं होता है, प्रोनाउन बच्चे हमेशा चेंज होता है। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, याद रखना, ये भी बेटा एक कॉन्सेप्ट है, अच्छे से याद रखना, राइट। इसे कहते हैं डिटेल्ड वे में कॉन्सेप्ट पढ़ना और पढ़ाना।
अगर आप कहीं कुछ पढ़ाने जा रहे हो तो बेटा मैं फिर बता रहा हूं, चीजों को कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ाइएगा, तभी जाके इंग्लिश में मजा आएगा। ठीक है, तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया। पहला कॉन्सेप्ट आपको पता चला कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पर कुछ भी रखेंगे, चाहे नाउन हो, प्रोनाउन हो, वर्ब हो, वो नाउन का ही काम करेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन बनता है। दूसरा कॉन्सेप्ट आपको पता चला कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन प्रोनाउन में चेंज होता है, ये आपको पता चला। तो ये छोटी छोटी बातें आज आपको पता चली। और इंग्लिश में बेटा मैं आपको बता दूं, इंग्लिश में कभी भी मैं बता दूं आपको, इंग्लिश में वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं होता, वर्ड की प्लेस वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है। उसकी जगह बदलती जाएगी, उसका नाम काम धाम सब बदलता चला जाएगा। ये चीज आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। यही सब चीजें मुझे आपको पढ़ानी है आगे। जैसे देखिए कैसे प्लेस चेंज होने पर नाम काम धाम सब बदल जाता है, ये मैं आपको बताता हूं। देखिए जैसे मैंने लिखा रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो रनिंग क्या है, यहां पर सब्जेक्ट की जगह पे आया है, नाउन का काम करेगा, राइट। लेकिन अगर मैंने लिखा आई वॉन्ट टू सी यू इन रनिंग जोन, मैंने कहा मैं आपको रनिंग जोन में देखना चाहता हूं, तो अब बताइए, अब ये रनिंग है ना जो जोन के जस्ट पहले आ रहा है, अब ये रनिंग जोन की क्वालिटी बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव बन गया, इसी को पार्टिसिपल कहते हैं। क्या होता है सब डिटेल में बताएंगे। कहने का मतलब है जब ये रनिंग इज़ेमार के बाद आएगा तो वर्ब बनेगा, सब्जेक्ट की जगह आएगा तो नाउन बनेगा, और किसी नाउन के लिए आएगा तो ये एडजेक्टिव भी बनता है। जैसे आप लोग स्कूल वगैरह में देखते होंगे लिखा रहता है ड्रिंकिंग वाटर, क्या लिखा रहता है, ड्रिंकिंग वाटर। कभी आपने सोचा है वाटर तो वहां नाउन है, ड्रिंकिंग क्या काम कर रहा है, ड्रिंकिंग गाइस एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ऐसे ही आईएनजी को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। ये सब आपको आगे डिटेल्ड वे में पढ़ाया जाएगा, अभी दूसरे तीसरे वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो गाइस, पूछते जरूर जाइएगा, कॉल जरूर करिएगा क्लास के बाद कि सर यहाँ पे थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हुई है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो गाइस आप पूछिएगा जरूर। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं, आगे की चीजें अब हम लोग देखते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट अब खत्म होता है, नाउन से रिलेटेड जो इश्यूज थे वो हम समझ गए। आपने क्या समझा मैं एक बार डिटेल्ड वे में बता दे रहा हूं कि नाउन क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे जो भी हम यूज करते हैं वो नाउन होता है, राइट। प्रेपोजिशन की क्या इंपॉर्टेंस है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, राइट। ये सब छोटी छोटी बातें आपने समझी। अभी मैं प्रेपोजिशन से रिलेटेड और भी इश्यूज आपको बताऊंगा, इसको और डिटेल्ड वे में पढ़ाऊंगा, राइट। अब चलिए बेसिक ग्रामर में हम लोग सेकंड कॉन्सेप्ट देखते हैं। क्या देखते हैं, सेकंड कॉन्सेप्ट, ए एन और द आर्टिकल का कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये सेकंड कॉन्सेप्ट है आपका। देखिए बचपन से आप लोगों ने पढ़ा है कि 5 वॉल्स होते हैं, वॉवेल नहीं वॉल्स बोलते हैं इनको, 5 वॉवेल्स होते हैं, राइट। ए ई आई ओ यू, ये तो आप लोगों को बचपन से पता है, राइट। ये 5 होते हैं, राइट। लेकिन इनके साउंड मैं आपको बता दूं 20 होते हैं। इनके साउंड्स कितने होते हैं, 20 होते हैं। वॉल साउंड्स कितने होते हैं, 20। वॉल्स कितने होते हैं, 5। साउंड्स 20। ऐसे ही आपने पढ़ा है कॉन्सोनेंट्स भी आपने पढ़ा, कॉन्सोनेंट देखिए, कॉन्सोनेंट्स 21 होते हैं, राइट। कितने होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। लेकिन इनके साउंड्स कितने होते हैं मैं आपको बता दूं, 24 साउंड्स होते हैं, और वॉल साउंड 20 होते हैं। तो अगर 20 और 24 को हम ऐड कर दें तो कितने हो जाएंगे, 44। टोटल जो साउंड्स होते हैं वो 44 होते हैं, और इंग्लिश में लेटर्स अगर देखा जाए तो 26 होते हैं। ये सब बेसिक सी बातें हैं, सब किताबों में मिल जाएगा आपको, ये सब किताब मिल जाएगा, ये सब मैं भी पढ़ाऊंगा। बट वाई आर्टिकल, वाई यू स्टडी आर्टिकल, लेकिन आप आर्टिकल पढ़ते क्यों, इंग्लिश में आर्टिकल्स को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, कौन सा ऐसा बंदा है, क्या ऐसी चीज है, अगर वो ना हो तो आर्टिकल हम नहीं पढ़ेंगे, ऐसा क्यों जरूरत पड़ी। तो आइए मैं आपको बताता हूं। देखिए आर्टिकल्स विल कम ओनली फॉर नाउन, मैं आपको बताना चाहता हूं आर्टिकल्स विल कम ओनली फॉर नाउन। तो जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, आर्टिकल्स विल कम ओनली फॉर नाउन्स। आर्टिकल्स का जो इंग्लिश में यूज होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है, नाउन्स के लिए होता है। और आप प्रयास करोगे भी ना तब भी आप गलत कर बैठोगे, किसी के लिए आर्टिकल नहीं बना है। आर्टिकल्स का यूज गाइस, आर्टिकल्स का यूज इंग्लिश में जो होता है वो किसके लिए होता है, सिर्फ और सिर्फ गाइस, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है, कि सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए ही होता है। जैसे देखिए मैं प्रूफ करने जा रहा हूं, अगर मैं यहां लिखूं आ इज, क्या आपको ये सही लग रहा है, नहीं, आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल और लग रहा है, तो आर्टिकल ये बात है वर्ब के लिए नहीं आते हैं। अगर मैं यहां लिखूं आ ऑन, क्या आपको सही लग रहा है, आपको नहीं सर नहीं अच्छा लग रहा है, तो आर्टिकल प्रेपोजिशन के लिए भी नहीं आते हैं, सुनने में ही सही नहीं लग रहा है।
अगर मैंने लिखा यहां पर आ स्लोली, इतना लिख के छोड़ दूं, आपको सही लग रहा है? नहीं, आप कहोगे सर क्या मीनिंग है, तो आर्टिकल एडवर्ब के लिए भी नहीं आते। अगर मैंने लिखा आ एंड, क्या आपको सही लग रहा है? नहीं नहीं, आ एंड क्या होता है? तो आर्टिकल कंजंक्शन के लिए भी नहीं आते। अगर मैंने लिखा आ गुड, तो आपने ये तो सुना होगा आ गुड। एक मिनट, थोड़ा सा मार्कर हिल रहा है, इसको जरा सा मैं सही कर लेता हूं। राइट, यहां पर अगर मैं लिख दूं बेटा आ गुड, तो क्या आपको सही लग रहा है? सुनने में तो सही लग रहा है, लेकिन आ गुड होता क्या है? क्या आ गुड की कोई मीनिंग है? आप कहिए सर कल मैंने बहुत अच्छा खाया, यस्टरडे आई एट आ गुड। मैं कहूं क्या कहना, ये नहीं बताएंगे, आ गुड से समझ जाओ। तो आ गुड की कोई मीनिंग है? इंग्लिश का मतलब ये नहीं होता आप कुछ भी कहीं भी लिख दीजिए, उसकी एक मीनिंग होनी चाहिए। तो ये बात तय है, आ गुड आर्टिकल एडजेक्टिव के लिए भी नहीं आता है। आप पिताजी से कहिए मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी लाया हूं, पापा कहें क्या, कहना ये नहीं बताऊंगा, तो मैं आपके लिए आ गुड लाया हूं, इससे अंदाजा लगा लीजिए। तो आ गुड की भी कोई मीनिंग नहीं है, सुनने में भले सही लग रहा हो। तो आर्टिकल इंग्लिश में किसी के लिए नहीं आता है, किसी के लिए नहीं, ना वर्ब के लिए, ना प्रेपोजिशन के लिए, ना एडवर्ब के लिए, ना कंजंक्शन के लिए, ना किसी के लिए नहीं आता है। लेकिन ये बताइए, अगर मैं लिख दूं आप पेन, बताइए सही लग रहा है कि नहीं? अगर मैं लिख दूं द रिवर, बताइए सही लग रहा है कि नहीं? बिल्कुल सही लग रहा है। ये सारे क्यों आपको गलत लग रहे थे, ये सारे आपको क्यों सही लग रहे हैं? क्योंकि ये इसी के लिए बना है। आर्टिकल्स विल कम ओनली फॉर नाउन, ये बात अपने जहन में बैठा लीजिए। आज की क्लास का दूसरा कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा रहा हूं, आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए आते हैं। आप पेन सही क्यों लग रहा है? क्योंकि ये इसी के लिए बना है। आर्टिकल कहता है मीनिंग तभी देंगे जिसके लिए बने, जब तक वो नहीं लिखोगे। राइट, तो आज का जो आर्टिकल का पहला कॉन्सेप्ट आपने सीखा, वो ये सीखा कि आर्टिकल्स, आर्टिकल्स किसके लिए बने? आर्टिकल प्लस नाउन। आर्टिकल किसके लिए आते हैं? नाउन के लिए आते हैं। राइट, अब आइए दूसरी चीज समझते हैं। कभी कभी आर्टिकल में ही दूसरा कॉन्सेप्ट, कभी कभी हम लोग आ पेन को लिख देते हैं आ रेड पेन। क्या लिख देते हैं? आ रेड पेन। या हमने द रिवर को लिख दिया द बिग रिवर। क्या लिख दिया? द बिग रिवर। तो देखिए, आर्टिकल पढ़ने से पहले ये तो जान लो इंग्लिश में आर्टिकल पढ़ाए क्यों जा रहे हैं। तो देखिए, आ रेड पेन, अब बीच, मैंने तो अभी बताया आर्टिकल नाउन के लिए आते हैं, बीच में तो एडजेक्टिव आ रहा है, ये तो पेन की क्वालिटी बता रहा है। पेन पेन नहीं रह गया, वो पेन रेड हो गया। अब रिवर रिवर नहीं रह गई, अब वो रिवर बिग हो गई। लेकिन अभी भी आप सोच के बताइए, क्या आर्टिकल्स रेड और बिग के लिए आ रहे हैं? अगर मैं यहां से पेन और रिवर इरेज कर दूं, क्या कोई मीनिंग निकल रही है? आ रेड क्या होता है? आप बोलिए सर आई हैव अ रेड, मेरे पास एक रेड है। मैं कहूं क्या कहना, ये नहीं बताएंगे। क्या रेड की कोई मीनिंग है? मेरे पास बहुत बड़ा है, द बिग की कोई मीनिंग है? नहीं। तो आर्टिकल कह रहा है भैया जिसके लिए मैंने जन्म लिया है, जिसके लिए मैं बना हूं, जब तक वो नहीं लिखोगे मैं मीनिंग नहीं दूंगा। तो अभी भी द रिवर के लिए आ रहा है और आ जो है पेन के लिए आ रहा है। बस बीच में क्या आ गया, जो रेड और बिग आ गया, ये नाउन के लिए आ रहा है। आपको पता ही है एडजेक्टिव तो नाउन के लिए आता ही, उसकी क्वालिटी बताता है। तो कभी कभी आर्टिकल और नाउन के बीच में क्या आ जाता है? दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए, कभी कभी आर्टिकल और नाउन के बीच में बेटा जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो क्या है? एडजेक्टिव आ जाता है। कभी कभी आर्टिकल और नाउन के बीच में एडजेक्टिव आता है। एक बार ये एग्जाम में पूछा गया था, यस्टरडे आई सॉ अ बर्निंग ट्रेन। एक मिनट, एक मूवी भी देखी होगी आपने, द बर्निंग ट्रेन। चलिए मैं वही लिखे दे रहा हूं। एक मूवी है द बर्निंग ट्रेन। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर बर्निंग की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो कितना आसान हो गया आपके लिए। आपको किस एडजेक्टिव, क्योंकि आर्टिकल और नाउन के बीच में क्या आता? सिर्फ एडजेक्टिव आता है। कितनी आसानी से आप बता दोगे, आर्टिकल और नाउन के बीच में सिर्फ एडजेक्टिव आता है। तो जो दूसरा कॉन्सेप्ट बना वो यही बना कि आर्टिकल और नाउन के बीच में क्या आ गया? एडजेक्टिव आ गया। क्या काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तीसरा देखिए, कभी कभी, कभी कभी ऐसा होता है। तीसरा जो आर्टिकल का कॉन्सेप्ट है वो है कभी कभी ऐसा होता है कि सेंटेंस जैसे मैंने ऐसे लिखा, रवि रवि इज अ वेरी गुड बॉय। रवि इज अ वेरी गुड बॉय। तो देखिए अभी भी आर्टिकल किसके लिए आ रहा है? अगर मैं बॉय रेस कर दूं कोई मीनिंग नहीं निकलेगी। रवि इज अ वेरी गुड थोड़ा ना कुछ होता है। अभी भी आर्टिकल किसके लिए आ रहा है? नाउन के लिए आ रहा है। एडजेक्टिव किसके लिए आ रहा है? नाउन के लिए आ रहा है। तो बीच में वेरी क्या काम कर रहा है? ये मॉडिफाई कर रहा है, गुड को मॉडिफाई कर रहा है। कैसे मॉडिफाई कर रहा है ये भी मैं आपको बता दूं। अगर मैं यहां से गुड इरेज कर दूं, बताओ कोई मीनिंग है? रवि इज अ वेरी बॉय क्या होता है? रवि इज अ वेरी बॉय तो कुछ होता नहीं है। तो अगर मैं यहां पर गुड हटा दूं तो मीनिंग नहीं दे रहा है, और गुड लिख दूं तो मीनिंग दे रहा है। तो इससे बात क्लियर है, वेरी गुड के लिए है। और एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई करे वो एडवर्ब कहलाता, आगे आपको पढ़ाया जाएगा। तो तीसरा कभी कभी कॉन्सेप्ट ये बन जाता है, कभी कभी बेटा तीसरा कॉन्सेप्ट ये बन जाता है कि कभी कभी आर्टिकल प्लस
एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन आ जाता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो आपने क्या सीखा, आर्टिकल्स विल कम ओनली फॉर नाउन। आर्टिकल कहता है जाओ तुम चाहे जहां याद करोगे मुझे वहां, कितनी भी दूर जाओ। द टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर देखते हो ना, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, हिंदू नाउन है, द आर्टिकल है। तो ये सारी चीजें आप अपनी नॉर्मल लाइफ से सीखते सकते हो। ये सारी चीजें अगर आपकी क्लियर है तो न्यूज़पेपर वगैरह बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। आर्टिकल नाउन के बीच में कभी कभी क्या आता है, एडजेक्टिव, और आर्टिकल और नाउन के बीच में कभी कभी एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों आते हैं। तो तीनों के मैंने एग्जाम्पल भी दे दिए, राइट। तो आई होप क्लास थोड़ी सी बड़ी हो गई है आज पहले ही कॉन्सेप्ट में। तो क्योंकि देखिए मेरे पास बहुत कुछ है बताने के लिए, तो थोड़ा सा मैं क्यूरियस रहता हूं कि आपको बहुत डिटेल्ड वे में बहुत सारी चीजें बताऊं, राइट। तो आज जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा, आज आपने क्या क्या सीखा, मैं आप लोगों को एक बार बताए दे रहा हूं। आज जो आपने पहली चीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखी, वो क्या सीखी कि नाउन होता क्या है। तो कोई भी चीज जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाए वो नाउन का काम करती है। ओरिजिनल में वो नाउन हो और चाहे ना हो, पूरी डेफिनेशन। ओरिजिनल में वो नाउन हो और चाहे ना हो। स्मोकिंग क्या ओरिजिनल में नाउन है? नहीं, वर्ब है। लेकिन जब वो सब्जेक्ट की जगह आता है तो नाउन बनता है, राइट। दूसरी चीज आपने क्या सीखी कि प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ये चीज मैं आगे भी बताऊंगा, राइट। और प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन के हिसाब से कभी वर्ब नहीं आता। तीसरी चीज आपने क्या सीखी कि आर्टिकल्स, आर्टिकल किसके लिए आते हैं, नाउन के लिए आते हैं, राइट। कभी कभी आर्टिकल नाउन के बीच में एडजेक्टिव आता है, कभी कभी आर्टिकल नाउन के बीच में एडजेक्टिव एडवर्ब, ये दोनों आ जाते हैं। और आपने बहुत सारी बेसिक्स सीखे आज कि कैसे हमें कॉम्बिनेशन करना है, कैसे चीजें एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहती हैं, राइट। आपको अलग अलग तरीके से नहीं पढ़ना है, राइट। आपको देखना है कि हर एक पार्ट ऑफ स्पीच में हर एक पार्ट कैसे दूसरे को प्रभावित कर रहा है, राइट। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, द पुलिस आर कमिंग, द पुलिस आर कमिंग टूवर्ड्स अस। तो एक छोटा सा सेंटेंस है, ये एक स्पीच है। इसके पार्ट देखिए, द क्या है, आर्टिकल, पुलिस अपने आप क्या हो जाएगा, नाउन, आर क्या है, वर्ब, राइट। कमिंग क्या हो जाएगा, मेन वर्ब, क्योंकि भैया इज एम आर के बाद आ रहा है तो वर्ब ही है। टूवर्ड्स क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो देखिए 3 से 4 पार्ट्स ने मिलकर एक स्पीच को बनाया है। अब मान लीजिए मैं आपको प्रेपोजिशन पढ़ा रहा हूं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं केवल टूवर्ड्स की मीनिंग जान लो बाकी सब मत जानो? क्या मैं इस वर्ड को निकाल के अलग से समझा सकता हूं? नहीं, इसको मुझे किसी ना किसी सेंटेंस में ही देखना होगा। क्या मैं केवल अगर आर्टिकल पढ़ा रहा हूं, मैं कहूं आपसे केवल दा समझिए आप, ऐसा तो नहीं है। पुलिस के साथ पढ़ूंगा, आर के साथ पढ़ूंगा, कमिंग के साथ पढ़ूंगा। तो ऐसे ही हमें पढ़ना है। तो ऐसे ही अभी 2-3 क्लासेस में और लूंगा, तब जाके मैं कोई एक चैप्टर शुरू करूंगा, नाउन या आर्टिकल व्हाटएवर, राइट। ऐसा नहीं कि मैं नाउन सिलेबस में तो नाउन से पढ़ाने लगा, पहले बेसिक समझना बहुत जरूरी है, राइट। तो मैं आशा करता हूं कि आज इस पहली क्लास में आपने बहुत ही एंजॉय किया होगा, आपको बहुत मजा आया होगा, राइट। अब इसी के आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसी के आगे हम लोग दूसरी क्लास स्टार्ट करेंगे, राइट। और उसको भी बहुत डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे, ठीक। तो आप हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। क्लास कैसी लगी गाइस, कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा, क्लास लगी कैसे, क्योंकि पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत, पूरी मेहनत से मैंने आपको पढ़ाया है। कहीं भी किसी वर्ड में कोई प्रॉब्लम हुई हो, कहीं भी, क्योंकि देखिए क्लास होती रहती है, मिस्टेक्स जो है लाइफ का आपकी पार्ट है। वैसे मैं प्रयास करता हूं कभी कोई मिस्टेक ना हो, फिर भी आप क्योंकि स्टूडेंट हैं, आपके अपने व्यू, अपने विचार हो सकते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप जरूर करिएगा। इस वीडियो के कमेंट में आप जाके ये जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।